पॉलिटिकल स्टडीज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर जो है हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण विचारकों में से एक हैं। इससे पहले भी हमने जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के ऊपर जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं उनके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो हैं उन वीडियो को देखें। वहाँ पर हमने इन थिंकर से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और उनके जो बुक हैं, उनकी जो क्रोनोलॉजी है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कुछ इंपॉर्टेंट है मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया है। और उसी पैटर्न को देखते हुए आज इस वीडियो में हम जो है दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर डिस्कस करेंगे और इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी महत्वपूर्ण है उसे हम कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल बनता है फैक्ट के बेसिस पे वो है कि दीनदयाल उपाध्याय जो है वो आरएसएस से कब जुड़े थे। आरएसएस आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ये, जिसकी स्थापना जो है वो 1925 में हुई थी। 1925 में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? ये हेडगवार ने की थी 1925 में। महज उन्होंने कुछ 10-12 स्टूडेंट को लेकर जो है एक छोटा सा संघ का निर्माण किया और आज आप सबको पता होगा कि आरएसएस कितनी बड़ी संगठन बन चुका है, जिसका देश विदेश हर जगह इनका नेटवर्क है। तो इस संगठन से या इस संघ से जो है क्वेश्चन आता है कि दीनदयाल उपाध्याय कब जुड़े थे। तो ये सन 1937 में ये आरएसएस से जुड़े थे। यदि आरएसएस की बात की जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो एक सांस्कृतिक संगठन है। क्या है ये? ये एक सांस्कृतिक संगठन है या फिर हम ऐसा मान सकते हैं ये समाज सेवा करने वाला एक संघ है। इसका जो है राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ कि राजनीतिक कार्यों में भी जो संघ के संचालक होते थे, प्रचारक होते थे, वो हिस्सा लेते थे। तो अब राजनीति के अंदर इनके ही कार्यकर्ता जब हिस्सा लेते थे और राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, तो संघ का ये जो उद्देश्य है ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इस कारण से इसे राजनीति में उतारने के लिए संघ से ही निकलकर एक नए संगठन का निर्माण होता है, जिसे जनसंघ के रूप में जाना जाता है। जनसंघ ये कब बना? ये 1951 में इसकी स्थापना की जाती है। अब जनसंघ जो है उसमें जितने भी कार्यकर्ता थे वो आरएसएस के लोग ही होते थे। ये राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और सरकार बनाते थे। अब जनसंघ की स्थापना किसने की थी, ये भी सवाल आता है। अब जनसंघ की स्थापना हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी और जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय बनाए गए। कब बनाए गए? ये 1967 में जनसंघ के अध्यक्ष बने। कौन? दीनदयाल उपाध्याय। अब मैं यहां पर इन सब चीज़ों को क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित ये सारी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। क्योंकि आरएसएस से संबंधित जो विचारधारा है या वर्तमान समय में जो हमारी बीजेपी सरकार है, उसमें जो उनकी विचारधारा है वो मुख्य रूप से दीनदयाल उपाध्याय की ही विचारधारा को फॉलो करती है और उनका जो मैनिफेस्टो है वो भी दीनदयाल उपाध्याय से ही संबंधित है। तो ये जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। सबसे पहला कि आरएसएस कब बना? ये 1925 में बना। इसकी स्थापना किसने की थी? हेडगवार ने की थी। और 1937 में जो है वो दीनदयाल उपाध्याय प्रचारक के रूप में इसमें शामिल हुए थे। आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, समाज सेवा करने वाला संघ है। इसका राजनीति से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था। अब चूंकि आरएसएस के लोग ही राजनीति के हिस्सेदारी होती थी, उनका प्रतिनिधित्व करते थे, तो राजनीतिक कार्यक्रमों को देख रेख करने के लिए आरएसएस से कुछ अलग संघ का निर्माण किया गया। आरएसएस से अलग एक नई संगठन का निर्माण किया गया जिसे जनसंघ के नाम से जाना गया। ये 1951 में किया गया।
और इस जनसंघ की स्थापना किसने की थी? वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। और अगला फैक्ट है कि जनसंघ के अध्यक्ष, मैं यहां लिख दूं अध्यक्ष, 1967 में दीनदयाल उपाध्याय को बनाया गया था। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप समझें। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि इनके द्वारा कौन से महत्वपूर्ण पत्र लिखे गए। पत्र मतलब कि पत्रिका या फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन जिसको हम कह सकते हैं। सबसे पहला दीनदयाल उपाध्याय ने जो पत्रिका लिखी या पत्र लिखा वो है राष्ट्रधर्म। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण पत्र था या पत्रिका थी वो थी पांच जन्म। ये दोनों जो पत्रिका थी वो साप्ताहिक थी, यानी कि हफ्ते में एक बार ही ये प्रकाशित होती थी। इसके बाद अंतिम या फिर आखिरी जो इनका पत्र या पत्रिका थी वो थी स्वदेश। ये जो है वो दैनिक थी। इस प्रकार ये तीन पत्रिकाएं हैं जो दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है राष्ट्रधर्म, ये हमारे दीनदयाल उपाध्याय ने लिखी। दूसरी पांच जन्म, ये पांच जन्म नहीं, ये पांच जन्य है। पांच जन्य, ये दोनों जो है वो साप्ताहिक है। और आखिरी जो है वो है स्वदेश, ये दैनिक पत्रिका है। आई होप कि आप लोग इसे नोट करेंगे और इसे याद करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और यहाँ पर और कुछ इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय हैं वो एकात्मक शासन का समर्थन करते हैं, ये पहला पॉइंट है। एकात्मक शासन का समर्थन हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं। दूसरा, ये जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का समर्थन करते हैं। राष्ट्र का समर्थन करते हैं। इनका कहना है कि एक फेमस कथन है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस धर्मनिरपेक्ष के संदर्भ में। उनका कहना है कि राष्ट्रभक्ति समाज भक्ति ही भगवान भक्ति है। राष्ट्रभक्ति समाज भक्ति ही भगवान भक्ति है। इस प्रकार से ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का समर्थन करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट आता है इनसे निकलकर कि हमारे जो दीनदयाल उपाध्याय हैं इन्हें पंडित जी भी कहा जाता है। क्या चीज? पंडित जी। अब ये सवाल आता है कि इन्हें पंडित जी क्यों कहा जाता है। वास्तव में पंडित जी कहने के पीछे इनकी एक आलोचना छिपी हुई है। कुछ लोग इनको चिढ़ाने के उद्देश्य से जो है पंडित जी कहकर पुकारे थे, लेकिन फिर उनके साथ ये नाम जुड़ गया, क्योंकि जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय थे वो बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। एक बार क्या हुआ, जब ये सिविल सेवा की परीक्षा देने जा रहे थे तो वो अपने साधारण वेशभूषा में ही परीक्षा केंद्र में पहुंच गए थे। वो साधारण धोती कुर्ता और टोपी पहनकर जो है परीक्षा हॉल में बैठ गए, जिस कारण से जो लोग थे वो उन्हें पंडित कहकर इनकी आलोचना करने लगे और इसी कारण से जो है इन्हें पंडित जी कहा जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो इनकी हत्या को लेकर है कि इनकी हत्या जो हुई थी वो कैसे हुई थी। तो 1968 में इनकी हत्या हुई थी। ये मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर जो है दो लोगों ने इनकी हत्या की थी। कहाँ? मुगल सराय। मुगल सराय रेलवे स्टेशन, ये याद रखना कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर जो है इनका शव मिला था 1968 में। अब ये भी सवाल बनता है कि इनकी हत्या करने वाले कौन थे। तो यहाँ पर दो नाम जो है वो खुलासा हुआ था कि इन दो लोगों ने जो है दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की थी। पहला था भरत लाल
भरत लाल और दूसरा राम अवध। इन दो लोगों ने जो है मिलकर मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या की थी और ये कब किया था? 1968 में। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कुछ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखें। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर इनके जो कुछ फेमस थियरी हैं या सिद्धांत हैं उसे हम देखते हैं। सिद्धांत, सबसे पहला इनका सिद्धांत है वो है अंत्योदय। अंत्योदय के अंतर्गत क्या हुआ था कि इनकी जो विचार है वो है कि समाज के सबसे नीचे तबके के जो लोग हैं वहाँ तक जो है सेवाएं पहुँचें, उनका उदय हो, उसी का नाम इन्होंने अंत्योदय दिया है। कि राज्य या समाज या सरकार जो ऊपर कुछ नियम कायदे कानून बनाती है, जो कल्याणकारी सेवाएं बनाती है, उसका जो फ़ायदा है वो समाज के सबसे निचले तबके के जो लोग हैं उन तक ये पहुँचे और उनका भी उदय हो। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया इन्होंने, जिसके लिए इन्हें जाना जाता है, वो है एकात्मक मानववाद। एकात्मक मानववाद आप सभी को पता होगा, ये इनका सबसे फेमस जो है वो सिद्धांत है, या फिर इसी सिद्धांत के लिए ये मूल रूप से जाने जाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है आदर्श अर्थव्यवस्था। इन्होंने जिस राज्य या समाज की बात की उसके लिए इन्होंने एक आदर्श अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अब इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ये जो हैं 4 तत्व भी बताते हैं। अब ये 4 तत्व एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसके ये 4 तत्व बताते हैं। सबसे पहला है भूमि एवं जनता। दूसरा है सामूहिक इच्छा एवं सभी की भावना। सभी की भावना। अगला है सिद्धांतों का समुच्चय जो भारत में धर्म के रूप में विद्यमान है। सिद्धांतों का समुच्चय जो भारत में धर्म के रूप में विद्यमान है। और आखिरी है जीवन के आदर्श। इस प्रकार से ये मूल 4 तत्व हैं जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संबंध में हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी देते हैं। इसके अलावा यहीं पर मैं 2 और फैक्ट लिख देता हूं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है कि सूरत में जो है 2018 में केबल स्टेट ब्रिज का नाम बदला गया और उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय ब्रिज रखा गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 2018 में जो है सूरत में एक ब्रिज था, कौन सा? केबल स्टे ब्रिज। अब जो है 2018 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय ब्रिज कर दिया गया। इसके बाद अगला जो है 2020 वाराणसी में जो है दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंधित 2 कार्य किए गए। सबसे पहला दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर की स्थापना की गई। कौन सी? दीनदयाल
उपाध्याय मेमोरियल सेंटर, इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा यहाँ पर देश में इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा 63 फुट का निर्माण किया गया। सबसे ऊंची प्रतिमा मतलब कि मूर्ति, ये कितनी, 63 फुट, इसका जो है वो निर्माण किया गया। ये दो फैक्ट जो हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, जिसको मैंने यहाँ पर जो है बताना ज़रूरी समझा, इसीलिए यहाँ पर इसका मैंने जिक्र किया है। हम आगे बढ़ते हैं और अब जो है हम दीनदयाल उपाध्याय के जितने इम्पोर्टेंट वर्क हैं उसको हम देखेंगे, या फिर इनकी जो किताबें हैं, बुक्स, उसको हम देखेंगे। सबसे पहली इनकी जो किताब है वो है द टू प्लान्स। ये इन्होंने 1958 इस समय लिखा था। उसके बाद है डेवोल्यूशन अ ग्रेट फॉल, डेवोल्यूशन ऑफ ग्रेट फॉल। ये 1966 में प्रकाशित होती है। इसके बाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य शंकराचार्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य शंकराचार्य, ये बुक इन्होंने ये किताब इन्होंने लिखी। इसके बाद अखंड भारत, ये किताब भी दीनदयाल उपाध्याय ने लिखी थी। इसके बाद जनसंघ, सिद्धांत और नीति, सिद्धांत और नीति, ये भी दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखी थी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि अखंड भारत, जो कि आरएसएस की सबसे फेमस एक राष्ट्र एक देश एक संस्कृति, ये आरएसएस का नारा है, और दीनदयाल उपाध्याय कैसे इससे जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया ही सीखने को मिला होगा। यदि आप जो हैं इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर जो है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित वीडियो आपको देखने को मिलती है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम जो है अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।